ऋषभ को तारा अपने साथ ऊपर टेरेस पर ले गई। माँ, तारा को क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों कर रही थी? रोहन, पता नहीं माँ, अभी कुछ देर पहले तो बिल्कुल ठीक थी। साहिबा, हाँ, थोड़ी देर पहले ही तो मैं और शिखा इसके पास से आए थे। मंजीत की नज़र आप देव मौली पर पड़ी तो उनके बुझे चेहरों को देखकर वह समझ गया कि गड़बड़ कहाँ हुई है। देव ने गुस्से में मौली को देखा और धीरे से बोला, अब खुश हो गई तुम? क्या जरूरत थी ये सब करने की? कि तभी माँ की आवाज़ आई, देव तुम कुछ जानते हो? देव अब कुछ देर सोच में पड़ गया कि माँ को कहे तो कहे क्या। मंजीत अब बीच में ही बोल पड़ा, इसे कहाँ से पता होगा माँ? लगता है उन दोनों के बीच की ही कोई बात है। दोनों ही समझदार हैं, आपस में निपटा लेंगे। माँ, बिल्कुल सही कहा तूने, उन्हें आपस में ही बात कर लेने दो। सभी अब अपने कमरे की ओर चल दिए। देव और मौली टेरेस की तरफ बढ़े कि मंजीत आया। क्या गड़बड़ की है तूने? देव, गड़बड़ तो बहुत बड़ी की है, लेकिन मैंने नहीं, इस मौली ने। तू बस किसी को टेरेस पर मत आने देना, मैं ऊपर जा रहा हूँ। मौली, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। देव, क्यों, कोई कसर रह गई है? मौली, प्लीज़ देव। देव, ठीक है, चलो। मौली देव के साथ ऊपर टेरेस की ओर चल पड़ी। उधर तारा ऋषभ को टेरेस पर ले आई थी। ऋषभ, ऐसी क्या बात है जो तुम ऐसे मुझे वहाँ से सबके सामने से उठा लाई? क्या सोचेंगे वो लोग कि ऐसा कौन सा तूफान आ गया? कुछ देर रुक भी तो सकती थी। कहा था ना मैंने कि आ रहा हूँ। ऋषभ ने देखा कि वह उसे गुस्से से देखे जा रही थी। ऋषभ, आप देखती रहोगी या कुछ बोलोगी भी? तारा, मैं बस तुम्हें समझने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम हो क्या। गिरगिट की तरह रंग बदलते हो तुम, कभी कुछ तो कभी कुछ। इतना वक्त हो गया तुम्हारे साथ, लेकिन अब तक तुम्हें समझ नहीं पाई कि तुम आखिर कैसे इंसान हो। ऋषभ, तारा साफ साफ कहो कि तुम क्या कहना चाहती हो। तारा, तो ठीक है, अब तुम साफ साफ ही सुनो। आज सुबह से तुम जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रहे थे। ऋषभ हैरान सा तारा को देखता रह गया कि इसे कैसे पता चला। तारा, मैंने कुछ पूछा है तुमसे, झूठ मत बोलना, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम है। ऋषभ, हाँ, मैंने तुम्हें जानबूझकर इग्नोर किया। ऋषभ ने तारा को यह नहीं बताया कि उसे ऐसा करने के लिए देव ने कहा था। तारा गुस्से में बोली, क्या वजह थी इसकी? ऋषभ, कोई वजह नहीं थी, मैं बस तुम्हें तंग करने के लिए सब कर रहा था। तारा, झूठ, तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊं, तुम्हें मनाऊं। यह सुनते ही ऋषभ हैरान रह गया कि इसे ये सब बताया किसने और क्यों। उसने तो पहले ही मना किया था। उसका मन कर रहा था कि जाकर देव का मुंह तोड़ दे। उसके पीछे इतना बड़ा कारनामा कर दिया और उसे बताया तक नहीं। तारा, मैं कुछ पूछ रही हूँ ऋषभ। ऋषभ, ऐसा कुछ भी नहीं है तारा। तारा, सुनने में तो मुझे कुछ और भी आया है। मुझे बताओ कि हम दोनों सिर्फ दोस्त ही हैं ना? हम दोनों के बीच उससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। यह बात मैं तो जानती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि तुम भी जानते होंगे। यह सुन अब ऋषभ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि यह बात भी तारा को बता दी गई है। एक पल को वह खामोश सा रहा, फिर खुद को संभालते हुए बोला, कैसी बात कर रही हो तुम? तारा, मुझे बस इतना बता दो कि तुम्हारे लिए मैं सिर्फ दोस्त हूँ ना? हाँ या ना? प्लीज़ अब तो कोई झूठ मत बोलना। ऋषभ अब चुप हो गया। तारा उसकी खामोशी से उसका जवाब समझ गई। उसका गुस्सा और बढ़ गया। अब सब समझ में आ रहा है मुझे कि तुम इतने शरीफ बनकर क्यों घूमते थे और क्यों फटाफट से तैयार हो गए मुझसे शादी करने के लिए। मेरी नज़रों में खुद को महान बनाने के लिए तलाक के पेपर पर भी साइन कर दिए। एक बात बताओ कि उन पेपर्स पर तुम्हारे साइन असली हैं या वह भी तुम्हारा नाटक था? तुम इस तरह मुझे धोखा दे सकते हो, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं तो कभी तुम्हारे इरादे समझ ही नहीं पाती अगर मौली नहीं बताती कि तुम्हारे दिल में क्या है। ऋषभ को अब दूसरा झटका लगा कि यह मौली कहाँ से बीच में आ गई। मौली देव अभी टेरेस पर आने ही वाले थे कि तारा की आवाज़ सुनकर रुक गए। तारा, तुम जानते थे कि वैसे तो मैं तुमसे शादी करूंगी नहीं, तो क्यों ना धोखे से मुझसे दोस्ती का नाटक कर शादी कर लो। बात की बाद में देखी जाएगी। ऋषभ को फिलहाल कोई अंदाजा नहीं था कि उसके बारे में देव मौली ने तारा से क्या क्या कहा है, इसलिए वह अपने गुस्से को दबाए चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा। तारा, मैंने कितना भरोसा किया था तुम पर, तुमने सब तोड़ दिया। वह अब रोने लगी। तुमने मेरा सबसे अच्छा दोस्त छीन लिया। तुम्हें पता भी है कि तुम मेरे कितने अच्छे दोस्त बन गए थे। तुम्हारे साथ सुकून से रहती थी मैं। देव से भी ज़्यादा भरोसा किया, लेकिन तुम भी बाकी लड़कों की तरह निकले। तुम्हारे साथ मैं बिल्कुल बेफिक्र रहती थी कि मेरा दोस्त मेरे साथ है, लेकिन तुम तो मेरे ही साथ गेम खेलने में लगे हुए थे। तारा ऋषभ को जो मन में आ रहा था बोले जा रही थी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे निकलोगे। तुम्हारे साथ मुझे दोस्ती करनी ही नहीं चाहिए थी। तुम सिर्फ कबीर जैसे दिखते हो, लेकिन उसके जैसे हो नहीं।
तुम्हारे अंदर मैं अपने कबीर को ढूंढने लगी थी, लेकिन तुम झूठे और धोखेबाज हो। जब मैं कबीर के बिना जी रही हूँ तो तुम्हारे बिना भी जी सकती हूँ। ऋषभ चुपचाप उसकी डांट खाता रहा। तारा, मन तो कर रहा है कि एक थप्पड़ लगाऊं तुम्हें, लेकिन मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहती। आइंदा मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। तारा ने अब चुपचाप खड़े ऋषभ को देखा। वह रोते हुए उसके गले लग गई और कुछ देर तक यूं ही रोती रही। ऋषभ की आंखों में भी अब आंसू आ चले थे। तारा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था ऋषभ। रोते हुए तारा टेरेस के नीचे जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ी कि वहां मौली देव को खड़ा देख उन्हें गुस्से से घूरने लगी। दोनों अब चुपचाप सिर झुकाए खड़े थे। तारा, तुम लोगों ने ही इसे इतनी हिम्मत दी कि जो यह दोस्ती की आड़ में मेरे साथ इतना बड़ा गेम खेल रहा था। तुम जानते थे कि इसके दिल में क्या है मेरे लिए, फिर भी मुझे खुलकर नहीं बताया। तुम सब एक जैसे हो। कहते हुए वह सीढ़ियों से नीचे उतर गई। देव ने मौली को देखा। हो गया या अभी बाकी है कुछ? तुम्हारी एक गलती की वजह से सब खराब हो गया। मौली, मुझ पर गुस्सा बाद में करना, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। पहले ऋषभ को देखो। दोनों टेरेस पर आए तो देखा ऋषभ एक और चुपचाप सिर झुकाए बैठा था। वह किसी गहरी सोच में डूबा हुआ लग रहा था। देव और मौली उसे यूं परेशान देख खुद भी उदास हो गए। दोनों कुछ देर शांत से उसके पास आकर खड़े रहे। ऋषभ उनके आने की आहट सुन समझ चुका था कि वो यहीं हैं, लेकिन उसने ना ही उनकी ओर देखा और ना ही कुछ कहा। देव ने अब ऋषभ से कहा, माफ कर दे यार, सब गड़बड़ हो गया। मुझे कुछ करना ही नहीं चाहिए था। मैं तो बस तुझे खुश देखना चाहता था। मैंने सोचा था कि तारा को तेरी अहमियत पता चलेगी तब बताएंगे कि तू भी उसे पसंद करता है, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। मौली ने उसे पहले ही बता दिया कि तेरे दिल में क्या है। मौली, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तारा पर इस बात का इतना उल्टा असर होगा, और गलती तो देव की भी है। इसने मुझे पहले ही नहीं बताया अपना प्लान। देव, अच्छा, और तुमने बताया मुझे अपना प्लान? मौली, तो मुझे क्या पता था कि तुम कुछ सोच कर बैठे हो? देव, अच्छा, जैसे मुझे बड़ा पता था कि तुम क्या सोच कर बैठी हो। दोनों आपस में बहस करने लगे। ऋषभ काफी देर तक खुद को शांत रखने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह दोनों के झगड़े को ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाया और गुस्से से चिल्ला उठा, बस करो अपना ये पागलपन। देव और मौली अब चुप हो गए। दोनों ने देखा कि ऋषभ इस वक्त बहुत गुस्से में था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। मौली उसे यूं देख अब सहमी सी देव के पीछे खड़ी हो गई। ऋषभ के इस रूप को देख देव ने चुप रहना ही बेहतर समझा, क्योंकि वह समझता था कि उसकी थोड़ी सी बहस से ऋषभ का थप्पड़ दोबारा खाने को मिल सकता है। ऋषभ, तुम लोगों में दिमाग नाम की चीज है भी या नहीं? एक बात समझी नहीं कि दूसरी शुरू कर रहे हो। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? किस गलती की सजा दे रहे हो मुझे? आखिर कब तक तुम्हारी गलतियों का खामियाजा भुगतता रहूं? कब तक तुम्हारी गलतियों को सही करता रहूं? तुम्हारी कितनी गलतियों को तो सही किया है मैंने, फिर भी हर बार कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देते हो। तुम लोगों में से एक बार मुझसे कोई पूछ तो लेता कि मुझे किसी की मदद की जरूरत है भी या नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर सकता हूँ तो क्या थोड़ा बहुत अपने लिए नहीं कर सकता? तुम लोगों के दिमाग ही सही नहीं है। हर मामले में टांग अड़ाना जरूरी है। अगर तारा को अपने दिल का हाल बताना ही होता तो मैं खुद भी तो बता सकता था उसे। तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी इस बेवकूफ़ी की वजह से मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अब तक मेरे साथ को वो नाटक समझ रही है। प्यार तो छोड़ो, मुझे तो लगता है कि दोस्ती भी नसीब नहीं होगी। झूठा धोखेबाज बना दिया है उसकी नज़रों में तुमने मुझे। मैंने अब तक उसके साथ जितना कुछ किया या वक्त साथ बिताया, उसे लगता है कि वो सब एक प्लान था मेरा। तुम लोगों की मेहरबानी की वजह से शायद वह मुझसे शादी भी ना करे। देव और मौली को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। देव आगे बढ़ा और ऋषभ के कंधे पर हाथ रखा। गलती हो गई भाई। ऋषभ ने उसका हाथ अपने कंधे से हटा दिया। थक गया हूँ मैं तुम्हारी हर वक्त की बेवकूफ़ियों पर पर्दा डालते हुए। रायता फैलाओ तुम और समेटता फिरूं मैं। हर बार गलती तुम्हारी होती है, लेकिन तारा मुझे सुनाकर चली जाती है। दूर रहो मुझसे, कोई नहीं चाहिए मुझे, ना तुम लोग ना तारा। अपना सब कुछ खोने के बाद भी मैं तुम लोगों के साथ खड़ा रहा, लेकिन तुमने हर बार मुझे ही फंसाया। सच कहूँ तो जिस इंसान के तुम जैसे दोस्त होना, उसे दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। मौली की आंखों से आंसू बह चले। ऋषभ ने उसे रोता देखा तो चुप हो गया। तीनों कुछ देर तक खामोश खड़े रहे। ऋषभ, अब तुम में से कोई कुछ नहीं करेगा। तुम्हें जो करना था कर दिया। अब मैं अपने हिसाब से देख लूंगा कि कुछ करना है भी या नहीं, पर अपनी होशियारी मत आजमाना, वरना मुझसे तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। ऋषभ अब जाने को मुड़ा तो सामने मंजीत खड़ा दिखा। ऋषभ ने उससे कुछ नहीं कहा और गुस्से में टेरेस से नीचे उतर घर के बाहर निकल गया। माँ ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ऋषभ यह कहकर चला गया कि उसे कुछ काम है, सुबह तक आ जाएगा। तीनों दोस्त टेरेस से उसे जाते देख परेशान हो गए
कि यह इस वक्त कहाँ जा रहा है, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे रोकने की। देव परेशान सा वहीं बैठ गया। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, पता नहीं क्या होगा। मौली ने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई देव, तुमसे नहीं हमसे, हम दोनों ही पागल निकले। मौली, तारा से बात करती हूँ, उसे समझाने की कोशिश करती हूँ। देव, दूर रहो अब इस मामले से। सुना नहीं ऋषभ ने क्या कहा, इस मामले को वह अपने हिसाब से हैंडल करेगा। मंजीत, यार अपनी ऋषभ की किस्मत ही खराब है, गलती करते हैं हम और फंसता है वो, पता नहीं अब क्या होगा। इससे पहले बस एक बार और नाराज देखा था उसे, जब सिन्हा सर इसे कबीर साबित करने पर तुले थे, तब तो जैसे तैसे मान गया था, अब पता नहीं क्या होगा। कुछ देर बाद देव बोला, मैं फ़ोन करके देता हूँ ऋषभ को। मंजीत, कोई फ़ायदा नहीं, मैंने कई बार कोशिश की है लेकिन वह फ़ोन नहीं उठा रहा। तीनों टेरेस से नीचे आए। तारा अपने कमरे में कबीर की तस्वीर लिए बैठी रो रही थी। कुछ ही देर में वो सो गई। माँ ने जब उसे सोते देखा तो वापस बाहर आ गईं। उन्होंने देव से पूछा कि हुआ क्या है। देव, माँ, ये उन दोनों की आपस की कोई बात है। ऋषभ घर से काफ़ी दूर एक पार्क में बेंच पर बैठा था। हर बार बात उसके हाथ से निकलती जा रही थी। उसे लग रहा था कि अब सब ठीक है। धीरे धीरे तारा आगे बढ़ रही है, उससे जुड़ रही है कि उसके दोस्तों की वजह से सब गड़बड़ हो गया। तारा की बातें भी उसे बहुत तकलीफ दे रही थीं। काफ़ी देर तक वह अकेला बैठा रहा। रोहन और शिखा भी लगातार उसे फ़ोन कर रहे थे। अंश ऋषभ के बारे में पूछते पूछते सो गया। आखिरकार ऋषभ ने शिखा का फ़ोन उठाया। शिखा, कहाँ है अब भाई, इतनी रात हो गई है, अब तो घर आ जाओ। जो भी बात है उसे दोनों आमने सामने बैठकर सुलझा लो प्लीज़ भाई, सब परेशान हैं यहाँ। ऋषभ, आ रहा हूँ मैं। थोड़ी देर बाद वह घर आया और किसी से कोई बात किए बिना अपने कमरे में चला गया। सभी लोग परेशान से उसे देख रहे थे। उन्हें परेशान देखकर माँ बोली, तुम भी सो जाओ, कल तक इन दोनों का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाएगा। तीनों दोस्तों को अब नींद नहीं आ रही थी। देव, मंजीत अब ऋषभ के कमरे के बाहर आए। कई बार उसे आवाज़ दी, दरवाज़ा खोलने को कहा, लेकिन ऋषभ ने कोई जवाब नहीं दिया। तीनों दोस्त रात भर सो नहीं पाए। अगले दिन सुबह तारा को देख सभी हैरान थे। वह बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बस कुछ बदला था तो ऋषभ की तरफ उसका रवैया। उसने ऋषभ से बात करना तो दूर, उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। ऋषभ शांत सा अपने काम में लगा था। वह देव, मंजीत या मौली में से किसी से कोई बात नहीं कर रहा था, और ना ही तारा को मनाने या समझाने की कोई कोशिश की, और ना ही उसका ऐसा कोई इरादा दिख रहा था। दोपहर तक मौली और देव के घर वाले भी आ गए। हल्दी की रस्म शुरू होने वाली थी कि देव ने ऋषभ को घर से बाहर जाते देखा। वह जल्दी से उसके पीछे पीछे घर से बाहर निकला। उसने अब ऋषभ को पुकारा। ऋषभ ने पीछे मुड़कर देखा। देव, तेरा गुस्सा बिल्कुल जायज़ है भाई, पर ऐसे चुप होकर मत बैठ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, हमसे गलती हो गई, लेकिन तू भी जानता है कि हमारा इरादा गलत नहीं था। ऋषभ अब चुपचाप गाड़ी में बैठ गया। देव, तू कहाँ जा रहा है? हल्दी की रस्म शुरू होने वाली है। ऋषभ, तेरी रस्म है, मेरी नहीं, मैं जा सकता हूँ, जा रहा हूँ मैं। देव हैरान सा उसे देखता रह गया। कहाँ जा रहा है? ऋषभ, कहीं भी, तेरा इस बात से कोई मतलब नहीं। देव, क्या बक रहा है? मुझे छोड़कर जाएगा? पहले मेरी शादी तो हो जाने दे, फिर चले जाना। तू ऐसे बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकता मुझे। ऋषभ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कहते हुए उसने उसकी ओर देखे बिना ही गाड़ी स्टार्ट की। देव अब नाराज सा बोला, मेरी बात कान खोलकर सुन ले। मुझे अपनी शादी की हर रस्म में तू मेरी आंखों के सामने चाहिए, वरना मैं कोई रस्म नहीं करूँगा और ना ही शादी करूँगा। ऋषभ, जैसी तेरी मर्जी। ऋषभ ने गाड़ी चला दी और कुछ ही देर में वह देव की आंखों से ओझल हो गया। देव उदास सा उसे जाते देखता रहा। वह अंदर आया और सीधा अपने कमरे में चला गया। देव अब कबीर की तस्वीर को देखने लगा। आज ऋषभ भी नाराज हो गया मुझसे, तूने तो पहले ही छोड़ दिया था। उसकी आंखें अब नम हो चली थीं। तभी साहिबा कमरे में आई। देव भाई, माँ बुला रही हैं। कि अब साहिबा की नज़र उसके चेहरे पर पड़ी। क्या बात है भाई, आपकी आंखों में आंसू? देव, नहीं भाभी, बस कबीर की याद आ रही है। साहिबा, हाँ जानती हूँ, कल मंजीत भी चुपचाप काफ़ी देर तक कबीर भाई को याद कर रो रहे थे, लेकिन वो यह नहीं जानते थे कि मैं जाग रही हूँ। आप ऋषभ भाई की तरफ से ज़्यादा परेशान ना हो, उनका गुस्सा जल्दी शांत हो जाएगा और वो वापस लौट आएंगे। जैसे आप लोग उनके बिना नहीं रह सकते, वैसे ही ऋषभ भाई भी आप लोगों से ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकते। देव, वो चला गया है, ये भी नहीं कहा कि कहाँ गया है, पता नहीं आएगा भी या नहीं। आप माँ से कह दो कि मुझे पहले ऋषभ चाहिए, तभी कोई रस्म होगी। साहिबा ने बाहर जाकर सभी को ये बात बताई तो सब परेशान हो गए।
मंजीत देव के पास आया। तूने उसे जाने क्यों दिया? तभी नहीं रोक सकता था उसे? देव, जैसे तू तो जानता ही नहीं है कि वह गुस्से में किसी की सुनता नहीं। ऋषभ खामोश सा गाड़ी चला रहा था। तभी पीछे की सीट से उठकर किसी ने उसके सिर पर पीछे से गन तान ली। ऋषभ ने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया।